बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिद फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आज हम 5th क्लास स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स के दूसरे यूनिट ऑपरेशंस ऑन नंबर्स आदात पर अमल, इस दूसरे यूनिट का जो 5वां सबक है, कसीर रुकनी और हुरूफ का इस्तेमाल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड यूज़ ऑफ लेटर्स इन प्लेस ऑफ नंबर्स। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज हम इस वीडियो में इस सबक की जो बुनियादी मालूमात है, इस सबक का जो बेसिक है, तो उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, और फिर हम अगले वीडियो में इस सबक की बुनियादी मालूमात को अपने जहन में रखकर फिर इस सबक के सवालात को हल करेंगे। बच्चों, ये जो सबक है, ये सबक इस यूनिट का सबसे आसान सबक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस सबक के सवालात हल करने में बहुत मज़ा आएगा। और साथ ही साथ मुझे ये भी उम्मीद है कि इम्तिहान में आप इस सबक के सवालात को बहुत आसानी से और तेज़ी से हल करके इस सबक के तमाम नंबरात को हासिल कर सकेंगे। तो चलिए अब हम इस सबक की जो बुनियादी मालूमात है, इस सबक का जो बेसिक है, उसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रियाजी में इबारत किसको कहते हैं, एक्सप्रेशन किसको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, रियाजी में इबारत या एक्सप्रेशन किसको कहा जाता है, उसको मैंने यहाँ पर बहुत आसान ज़बान में लिखा है। आप इसको पढ़ते ही समझ जाएंगे कि रियाजी में इबारत या एक्सप्रेशन किसको कहा जाता है। ठीक है, रियाजी में इबारत किसको कहा जाता है? ऐसा जुमला जिसमें कम से कम 2 आदाद और कम से कम एक रियाजी का बुनियादी अमल हो, उस जुमले को इबारत कहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा जुमला जिसमें कम से कम 2 आदाद हो और रियाजी के बुनियादी अमाल में से, यानी जमा, तफरीक, ज़र्ब और तक़सीम, इन 4 बुनियादी अमाल में से अगर कोई एक अमल हो तो उस जुमले को क्या कहा जाता है? इबारत कहा जाता है, एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इबारत इसको समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इबारत की कुछ मिसालें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे 15 जमा 6। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने ये जो जुमला लिखा है, इस जुमले को क्या कहते हैं? रियाजी में इस जुमले को कहा जाता है इबारत, एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, इबारत किसको कहते हैं? इबारत यानी ऐसा जुमला जिसमें कम से कम 2 आदाद हो और कम से कम रियाजी के बुनियादी अमल में से एक अमल हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जुमले में 2 आदाद है और कम से कम यहाँ पर एक बुनियादी अमल यानी जमा नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो जुमला है, ये जुमला क्या है? ये जुमला है इबारत। इस जुमले को क्या कहेंगे? इस जुमले को रियाजी में कहेंगे इबारत, एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी तरह से बच्चों मैं कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे एक और इबारत मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 35 तफरीक 10। बच्चों, ये भी क्या है? ये जुमला भी क्या है? एक इबारत है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि बच्चों इस जुमले में आप देख सकते हैं कि कम से कम 2 आदाद है और रियाजी के बुनियादी अमाल में से कम से कम एक अमल है, इसलिए इस जुमले को भी क्या कहेंगे? इबारत कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक जुमला और लिख लेता हूँ, 12 ज़र 5। ये भी क्या है? एक इबारत है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसी तरह से 40 जमा, मैं यहाँ पर तक़सीम की अलामत ले लेता हूँ, 40 तक़सीम 8। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो जुमले लिखे गए हैं, ये तमाम जुमले क्या कहलाएंगे? ये तमाम जुमले रियाजी में कहलाएंगे इबारत, एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी तरह से बच्चों मैं कुछ और इबारतें यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे 10 जमा 3 तफरीक 6। इसी तरह से 25 ज़र्ब 2 जमा 4। इसी तरह से 22 जमा 22 तफरीक 7 ज़र्ब 2। इसी तरह से एक और जुमला हम लिख लेंगे, 74 तक़सीम 2 ज़र्ब 3 जमा 9। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर मैंने ये कुछ जुमले लिखे हैं। इन जुमलों को रियाजी में क्या कहा जाता है? इन जुमलों को रियाजी में कहा जाता है इबारत, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बच्चों ऐसे जुमले जिनमें कम से कम 2 आदाद होते हैं और रियाजी के बुनियादी अमाल में से, रियाजी के बुनियादी अमाल यानी जमा, तफरीक, ज़र्ब, तक़सीम, इन बुनियादी अमाल में से कम एक अमल होता है, तो उन जुमलों को क्या कहा जाता है? इबारत कहा जाता है, एक्सप्रेशन कहा जाता है।
जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जुमले लिखे गए हैं ये तमाम के तमाम जुमले क्या कहलाते हैं, इबारत कहलाते हैं, एक्सप्रेशन कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन जुमलों में कम से कम 2 आदाद है और रियाजी के बुनियादी अमाल में से कम एक बुनियादी अमल है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन जुमलों में भी कम से कम 2 आदाद है। कम से कम 2 आदाद का क्या मतलब होता है बच्चों, कम से कम 2 आदाद का मतलब होता है कि 2 आदाद तो होना ही चाहिए, लेकिन 2 से ज्यादा भी आदाद हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन जुमलों में कम से कम 2 आदाद है और रियाजी के बुनियादी अमाल में से कम एक अमल है। कम से कम एक अमल होने का क्या मतलब है, कम से कम एक अमल होने का मतलब यह है कि एक अमल तो होना ही चाहिए, लेकिन एक से ज्यादा भी अमल हो सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये तमाम के तमाम जुमले क्या कहलाएंगे, ये तमाम के तमाम जुमले रियाजी में क्या कहलाएंगे, इबारत कहलाएंगे, एक्सप्रेशन कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको रियाजी में इबारत, एक्सप्रेशन किसको कहते हैं ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, हम मसावियत किसको कहते हैं, इक्वालिटी किसको कहा जाता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मसावियत इस लफ्ज़ को देखकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसावियत का जो माना है ये बहुत आसान है। मसावियत ये जो लफ्ज़ बना है ये मसावी से बना है, और मसावी के माना तो आप पहले से ही जानते हैं। मसावी का मतलब होता है बराबर, एक जैसे। ठीक है, तो मसावियत का क्या मतलब है, मसावियत का मतलब है एक जैसा होना। ठीक है, मसावियत को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इक्वालिटी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मसावियत के क्या माना है मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ। बच्चों, जब 2 इबारतों की कीमत, 2 एक्सप्रेशंस की कीमत एक जैसी होती है तो हम कहते हैं कि उन दोनों एक्सप्रेशंस में क्या है, मसावियत है, उन दोनों इबारतों में इक्वालिटी है, मसावियत है। ठीक है, जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल हम ले लेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फर्ज कीजिए बच्चों के एक इबारत है, एक एक्सप्रेशन है 2 ज़र 5। इसी तरह से एक और एक्सप्रेशन है, एक और इबारत है 12 तफरीक 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों जुमलों की, इन दोनों एक्सप्रेशंस की, इन दोनों इबारतों की जो कीमत है वो सेम है। 2 ज़र 5 का क्या मतलब होता है, 2 ज़र 5 का मतलब होता है 10, 2 पंजे 10 होते हैं। इसी तरह से 12 तफरीक 2 का क्या मतलब होता है, 12 तफरीक 2 का मतलब होता है 10। 12 में से 2 को तफरीक करने पर 10 बचते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों जुमलों की, इन दोनों इबारतों की या इन दोनों एक्सप्रेशंस की जो कीमत है वो कैसी है, सेम है, मसावी है, एक जैसी है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इन दोनों जुमलों में, इन दोनों इबारतों में क्या है, मसावियत है। ठीक है, और बच्चों 2 जुमलों की मसावियत को जाहिर करने के लिए कौन सी अलामत का इस्तेमाल किया जाता है, मसावी की अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों जुमलों की, इन दोनों इबारतों की कीमत सेम है, मसावी है, इसलिए हम इन दोनों की मसावियत को, एक जैसे पन को जाहिर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों जुमलों के दरमियान में मसावी की अलामत लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों जब 2 जुमलों की, 2 इबारतों की कीमत एक जैसी होती है, सेम होती है, तो हम कहते हैं कि उन दोनों जुमलों में क्या है, मसावियत है, यानी एक जैसापन है। ठीक है, तो बच्चों ये है मसावियत या इक्वालिटी के माना। मसावियत किसे कहते हैं बच्चों, जब 2 जुमलों की कीमत, 2 इबारतों की कीमत मसावी होती है, बराबर होती है, तो हम कहते हैं कि उन दोनों जुमलों में क्या है, मसावियत है, यानी दोनों जुमले कैसे हैं, बराबर है, मसावी है। और 2 जुमलों की, 2 इबारतों की मसावियत को या एक जैसेपन को जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस अलामत का, मसावी की अलामत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम ये देखेंगे कि गैर मसावियत किसे कहते हैं। बच्चों अगर आपको मसावियत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो आप गैर मसावियत इसको भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बच्चों अभी हमने मसावियत में क्या देखा, मसावियत में हमने ये देखा कि अगर 2 इबारतों की कीमत मसावी हो, एक जैसी हो, तो हम कहते हैं कि उन दोनों जुमलों में क्या है, मसावियत है। और दोनों जुमलों की मसावियत या एक जैसेपन को जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर 2 जुमलों की, 2 इबारतों की कीमत अलग अलग हो, एक जैसी ना हो, तो उसको हम कहते हैं गैर मसावियत, इनइक्वालिटी। ठीक है, जैसे बच्चों मिसाल के तौर पर 7 ये एक इबारत हम ले लेते हैं। इसी तरह से एक और इबारत है 4 ज़रब 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इबारत है, इस इबारत की कीमत क्या होगी, 7 + 2 9, और इस इबारत की कीमत क्या होगी, 4 ज़रब 3, 4 × 3 =
12। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इबारत की जो कीमत है वो 9 है और इस इबारत की कीमत क्या है, 12 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों इबारतें हैं, ये जो दोनों जुमले हैं, इन दोनों जुमलों की कीमत एक जैसी नहीं है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इन दोनों जुमलों में क्या है, गैर मसावियत है, इनइक्वालिटी है। ठीक है बच्चों, दो जुमलों की गैर मसावियत को जाहिर करने के लिए 3 अलामतों का इस्तेमाल किया जाता है। इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है, इस अलामत को छोटी की अलामत कहते हैं, लेस देन साइन कहते हैं। इसी तरह से इस अलामत का भी इस्तेमाल गैर मसावियत को जाहिर करने के लिए किया जाता है, इसको कहते हैं बड़े की अलामत, ग्रेटर देन साइन। इसी तरह से इस अलामत का भी इस्तेमाल गैर मसावियत को जाहिर करने के लिए किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर हम इन दोनों जुमलों की गैर मसावियत को जाहिर करने के लिए इन तीनों अलामतों में से किसी भी एक अलामत का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इन दोनों जुमलों की गैर मसावियत को जाहिर करने के लिए हम इस अलामत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये दोनों जुमले गैर मसावी है, यानी बराबर नहीं है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों इस अलामत के बजाय हम इस अलामत का भी और इस अलामत का इस्तेमाल करके भी इन दोनों जुमलों की गैर मसावियत को जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप चाहे तो यहाँ पर इस अलामत के बजाय ये जो लेस देन साइन है, छोटी की जो अलामत है, उस अलामत का इस्तेमाल करके भी यहाँ पर इस मिसाल में इन दोनों जुमलों की गैर मसावियत को जाहिर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाएं तरफ 9 है और दाएं तरफ 12 है, तो यहाँ पर हम छोटी की अलामत का इस्तेमाल करके ये बता सकते हैं कि ये दोनों कीमतें बराबर नहीं हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने रियाजी में इबारत किसको कहते हैं, एक्सप्रेशन किसको कहा जाता है, इसी तरह से मसावियत और गैर मसावियत किसको कहते हैं, इसको डिटेल में समझ लिया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पॉज करें और ये तमाम चीज़ें अपनी नोटबुक में लिख लें, फिर हम इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है इसको समझेंगे। तो चलिए बच्चों, हम रियाजी में किसी भी इबारत या एक्सप्रेशन को किस तरह से हल किया जाता है, किसी भी इबारत या एक्सप्रेशन की किस तरह से कीमत मालूम की जाती है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पर रियाजी में किसी भी इबारत को या किसी भी एक्सप्रेशन को हल करने का जो उसूल है वो यहाँ पर लिख लिया है। उस उसूल का नाम क्या है, बॉडमास। ठीक है, बॉडमास में बी जो है, बी का मतलब है ब्रैकेट यानी खौस, इसी तरह से ओ का मतलब है ऑफ, इसी तरह से डी का मतलब है डिवीजन यानी तकसीम, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन यानी ज़र्ब, ए का मतलब है एडिशन यानी जमा और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक। ठीक है, तो बच्चों जब भी किसी भी इबारत को, किसी भी एक्सप्रेशन को हल किया जाता है तो उस इबारत या उस एक्सप्रेशन को हल करने के लिए इस उसूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से इस उसूल को इस्तेमाल करके रियाजी में किसी भी इबारत को हल किया जाता है। ठीक है बच्चों, मैं आपको क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल से इसको समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक इबारत है, एक एक्सप्रेशन है, 25 तक़सीम 5 जमा 4 तफरीक खौस में 2 ज़र्ब 3। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, इस इबारत को, इस एक्सप्रेशन को हल करना है। तो हम क्या करेंगे, इस उसूल का इस्तेमाल करके इस एक्सप्रेशन को हल करेंगे। ठीक है, पहले क्या है बच्चों, पहले है बी, बी फॉर ब्रैकेट। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इस जुमले में जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को हल करना है, उस ब्रैकेट में जो अमल दिया गया है उसको पहले करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर इस खौस में, इस ब्रैकेट में जो अमल दिया गया है उसको हल करेंगे और बाकी आदात को हम जैसे के वैसे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 25 तक़सीम 5 जमा 4 तफरीक। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस खौस में जो अमल है उसको करना है। तो 2 तिया कितने होते हैं, 2 तिया 6 होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया है, बॉडमास इस रूल से इस इबारत को हल करने के लिए पहले हमने जो ब्रैकेट में जो अमल था उसको हल कर लिया है। अब आगे क्या है बच्चों, आगे है डिवीज़न। तो हमें क्या करना है, तकसीम का अमल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 25 को 5 से तकसीम करना है। तो 25 को 5 से तकसीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 5 पंजे 25 होते हैं, तो इस तरह से 25 को 5 से तकसीम करने पर क्या जवाब आ गया, 5। ठीक है, अब ये बाकी आदात को हम जैसे के वैसे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें कौन सा अमल करना है बच्चों, एडिशन यानी जमा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले जमा कर लेंगे, तो 5 और ये 4 9 और ये तफरीक 6 जैसे के वैसे। ठीक है, अब आखिर में कौन सा अमल करना है, तफरीक का अमल करना है। तो 9 तफरीक 6, 9 तफरीक 6 कितने होते हैं, 3। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इस रूल का इस्तेमाल करके, बॉडमास रूल का इस्तेमाल करके रियाजी में किसी भी इबारत या किसी भी एक्सप्रेशन को हल किया जाता है। मुझे बच्चों उम्मीद है कि आपको
किसी भी इबारत को बॉडमास रूल से किस तरह से हल किया जाता है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, हम इस वीडियो का जो आखिरी टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। हमारे इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है अदद के लिए हर्फ का इस्तेमाल। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि अदद के लिए हर्फ का इस्तेमाल, इस जुमले का क्या मतलब है। बच्चों, रियाजी में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर हमें आदात की जगह पर, नंबर्स की जगह पर अंग्रेजी हरूफ में से यानी ए से लेके जेड तक इन हरूफ में से किसी हर्फ का इस्तेमाल करना पड़ता है। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि रियाजी में आदात की जगह पर, नंबर्स की जगह पर अंग्रेजी हरूफ को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, रियाजी में आदात की जगह या नंबर्स की जगह पर अंग्रेजी हरूफ का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि रियाजी के जो उसूल है, रियाजी के उसूल को आसानी से हम लिख सके और उसको आसानी से समझ सके। ठीक है बच्चों, मैं आपको इसको दो एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे बच्चों, रियाजी का एक उसूल है कि किसी भी अदद को सिफर से ज़र्ब देने पर सिफर ही हासिल होता है। बच्चों, इस उसूल को यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक अंग्रेजी हर्फ ए का इस्तेमाल करके इसको यहाँ पर लिखा है। इस उसूल का मतलब क्या है? इस उसूल का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी अदद को सिफर से ज़र्ब करेंगे तो हमेशा सिफर ही हासिल होगा। बच्चों, मैंने क्या किया है, यहाँ पर अदद की जगह पर किसको इस्तेमाल किया है? अंग्रेजी के एक हर्फ ए को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर अंग्रेजी का ये जो हर्फ है, यहाँ पर कोई भी अदद आ सकता है। यहाँ पर अगर आप ए की जगह पर 1 लिख दें या 2 लिख दें या 3 लिख दें या 100 लिखे या कोई भी अदद लिखे, तो यहाँ पर इस उसूल से हमको ये पता चलेगा कि किसी भी अदद को सिफर से ज़र्ब करने पर हमेशा सिफर ही हासिल होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर रियाजी का ये जो उसूल है, अगर आप उसको लफ्ज़ों में इस तरह से लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से उसको लिखने के लिए काफ़ी जगह भी लग रही है और उसको समझने में थोड़ी मुश्किल भी पेश आ सकती है। लेकिन बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैंने रियाजी के इस उसूल को जब मैंने अंग्रेजी के एक हर्फ का इस्तेमाल करके लिखा, तो आप देख सकते हैं कि उस उसूल को लिखने के लिए जगह भी कम लगी और उसको समझना भी बहुत आसान हो गया। इसी तरह से बच्चों, रियाजी का एक और उसूल है कि किसी अदद में सिफर को जमा करने से वही अदद हासिल होता है। ठीक है बच्चों, रियाजी का एक उसूल क्या है कि जब हम किसी भी अदद में सिफर को जमा करते हैं तो हमें वही अदद हासिल होता है। जैसे बच्चों, अगर आप 5 में सिफर को जमा करेंगे तो कौन सा अदद आएगा? 5 ही आएगा। इसी तरह से अगर आप 10 में सिफर को जमा करेंगे तो क्या आएगा? 10 ही आएगा। तो इस तरह से रियाजी का एक उसूल क्या है कि किसी भी अदद में सिफर को जमा करने से वही अदद हासिल होता है। तो बच्चों, मैंने क्या किया है, रियाजी के इस उसूल को अंग्रेजी के एक हर्फ ए का इस्तेमाल करके उसको यहाँ पर लिखा है। इस उसूल का मतलब क्या है? इस उसूल का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी अदद में, यहाँ पर मैंने अदद की जगह पर किसको इस्तेमाल किया है? अंग्रेजी के एक हर्फ को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ए की जगह पे कोई भी अदद आ सकता है। तो इस उसूल से क्या पता चल रहा है? इस उसूल से पता चल रहा है कि किसी भी अदद में सिफर को जमा करने से वही अदद हासिल होता है। तो इस तरह से बच्चों, रियाजी की किसी भी उसूल को आसानी से लिखने के लिए क्या किया जाता है? उस उसूल में आदात की जगह पर अंग्रेजी के हर्फ को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हमने इस सबक की जो बुनियादी मालूमात थी उसको डिटेल में समझ लिया है। अब हम अगले वीडियो में इस सबक के जो सवालात थे उनको हल करेंगे। अब आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों का भी आपकी तरह फ़ायदा हो सके।